चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या करेंगे, जो साइंस सब्जेक्ट का एक जो एग्जाम हुआ था उसको हम क्या करेंगे, वो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, है ना। सारा क्वेश्चन देखेंगे स्टार्टिंग से। तो क्वेश्चन पेपर को मैं अब यहाँ दिखा देती हूँ आपको। अब ये क्वेश्चन पेपर जो साइंस सब्जेक्ट का है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ स्क्रीन में दिख रहा है। आप अपना क्वेश्चन पेपर देखना। पहला क्वेश्चन है, क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो उसमें ए वाले का पहले नंबर का है, फर्स्ट नंबर का, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू डैश किलो पास्कल। तो दो ऑप्शन दिया है, 100 और 1000, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 100। 100 में टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखना है आपको, यहाँ ब्लैंक जो दिख रहा है ना, वहां पे 100 लिखो, 100 किलो पास्कल। तो विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉकिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा मैकेनिकल। मैकेनिकल फोर्स की ही सहायता से हम क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर मैकेनिकल फोर्स होगा। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये देखो जिसमें सही टिक भी हुआ है पहले से। अब देखो थर्ड नंबर का क्वेश्चन, डैश इज अ सिंपल मशीन। कौन सा सिंपल मशीन है। पहला है हमारा, दो ऑप्शन दिया है, साइकिल या नाइफ। तो क्या होगा, क्या सिंपल मशीन है, साइकिल की चाकू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइफ, चाकू। देखो यहाँ के से जरूर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम इसको कनाइफ नहीं बोलते, है ना। के से जरूर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन के जो है वो साइलेंट हो जाता है और हम इसको नाइफ पढ़ते हैं, ठीक है। नाइफ का मतलब है चाकू, जो घर में सब्जी काटने के लिए यूज करते हैं ना। अब उसके बाद है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। लाइट ट्रेवल इन अ डैश लाइन। इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। लाइट ट्रेवल इन अ डैश लाइन। लाइट जो है कैसे ट्रेवल करती है, तो दो ऑप्शन है, स्ट्रेट लाइन या जिगजैग लाइन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। वो सीधी लाइन में ट्रेवल करती है ना। हमेशा जो लाइट है वो सीधी लाइन में चलती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अगला क्वेश्चन। टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम द सन टू द अर्थ इज, मतलब क्या है, जो लाइट है ना, जो लाइट है वो सूरज से लेके पृथ्वी तक। अब प्रकाश जो है वो, लाइट जो है कहाँ से आता है, सूरज से आता है, पहली बात तो, है ना। और सन से लेके मतलब सूरज से लेके पृथ्वी तक का, सूरज से लेके धरती तक का सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है। तो है 5 मिनट्स है और 8 मिनट्स है, दो ऑप्शन। तो इसका सही आंसर 8 मिनट्स है, जो पहले से टिक लगा है ना। सही आंसर 8 मिनट ही होगा। चलो अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर बी, मैच द फॉलोइंग। हमको इसको मैच करना है सही चीज को। तो पहला है फोर्स। तो फोर्स का सही मैच यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स का सही मैच होगा न्यूटन। क्या होगा, न्यूटन। ये देखो मैं गोल गोल घुमा रही हूँ, NEWTON, न्यूटन। हाँ, उसको सही मैच करना है, अच्छे से मिला लो सही से। सेकंड यहाँ पे क्या है, एन इलेक्ट्रिक पोल। एन इलेक्ट्रिक पोल का सही आंसर हो जाएगा लास्ट वाला इधर का, ए स्टैटिक ऑब्जेक्ट। ये देखो जहाँ पे मैं कर्सर गोल गोल घुमा रही हूँ, ये वाला ए स्टैटिक ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा इसका सही। अब उसके बाद अगला है प्रेशर। प्रेशर का क्या हो जाएगा, प्रेशर का सबसे ऊपर वाला इधर का, पी से शुरू हो रहा है, ये भी पास्कल। क्या हो जाएगा इसका, पास्कल। अब इसको कैसे समझ सकते हो, इस ऊपर वाले फर्स्ट क्वेश्चन से समझ सकते हो। ऊपर वाले फर्स्ट क्वेश्चन से देखो, यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर का यहाँ पे कितना किलो पास्कल दिखा था, 100 किलो पास्कल। तो पास्कल यूज हुआ है प्रेशर के लिए। तो यहाँ पे आप दिमाग लगा सकते थे कि प्रेशर का क्या हो जाएगा, पास्कल। ये क्वेश्चन में ही दिया था, ठीक है। तो ऐसे हम समझ, हाँ, तो प्रेशर का क्या हो जाएगा, पास्कल, जो पी से ही शुरू हो रहा है। अब अगला देखो, स्पीड। स्पीड का क्या हो जाएगा, जस्ट उसके नीचे वाला दूसरा, मीटर पर सेकेंड। देखो स्क्रीन को कहाँ पे कर रही हूँ, मीटर पर सेकेंड, मैच कर लो उसको। अब लास्ट क्या बचा, अ फ्लाइंग बर्ड। अ फ्लाइंग बर्ड मतलब जो चिड़िया है वो उड़ रही है, तो उसका क्या हो जाएगा, एक ही बचा है, बॉडी इन मोशन। बॉडी इन मोशन, ठीक है। मतलब उसका बॉडी क्या कर रहा है, गति कर रहा है ना। मोशन मतलब क्या होता है, गति करना। तो उसका बॉडी गति कर रहा है ना, चिड़िया उड़ रही है मतलब वो गति कर रही है। जैसे कि आप दौड़ रहे हो, तनु दौड़ रही है, तो तनु में क्या हो रहा है, गति हो रहा है तनु में। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखो, वॉट इज द SI यूनिट ऑफ स्पीड। SI यूनिट क्या है स्पीड का। इसका आंसर भी ये मैच द फॉलोइंग में था। देखो स्पीड का क्या मैच किए हो, मीटर पर सेकंड मैच किए हो, इसी को ही लिखना है, यही इसका आंसर है, ठीक है। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड। तो इसको मैं लिखाई भी हूँ आपको, है ना।
यूनिट SI, जो स्पीड का SI यूनिट है वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। देखो मैं बोर्ड में भी लिखी हूँ, दिख रहा है। हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर, SI यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड, बोर्ड में लिखा हुआ है। चलो उसको भी टाइम दूंगी मैं आपको लिखने के लिए प्रॉपर, है ना, हड़बड़ाना नहीं। अब यहाँ पे देखो, अब अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, वाला सेकंड नंबर, what kind of motion does the wheel of a car in motion show? मतलब व्हील ऑफ कार, व्हील मतलब होता है पहिया या चक्का, किसका, कार का जो पहिया है या कार का जो चक्का है वो जब चलता है तो वो कौन सा मोशन को शो करता है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, स्ट्रेट लाइन मोशन, दिख रहा है, हाफ स्ट्रेट लाइन मोशन। उसको भी मत लिखो एक साथ, मैं लिखने के लिए दूंगी आपको टाइम, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन क्यों बोला है, जब कार का पहिया जब चलता है, कार को देखे हो चलते हुए, तो हमेशा वो सीधा सीधा गति करता है, कभी उसको जिग जैग देखे हो, जैसे हम लोग इधर उधर लड़बड़ाते रहते हैं, है ना, कभी अच्छे से नहीं चल पाते, इधर लड़खड़ाते रहते, तो कभी देखे हो कभी पहिए को लड़बड़ाते हुए, ऐसे में तो कितना एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। और एक्सीडेंट कब होता है, जैसे मान लो पहिए में कुछ गड़बड़ी है, तब हम क्या बोलते हैं, अरे पहिया पंचर हो गया, या उसका नट बोल्ट थोड़ा सा लूज हो गया है, इसलिए वो थोड़ा लहरा रहा है, बोलते हैं ना हम लोग। तो हमेशा वो जो कार है, कार का पहिया है, व्हील्स ऑफ अ कार जो लिखा है ना, मतलब कार का पहिया, तो वो हमेशा कैसे गति करता है, कैसे मोशन करता है, स्ट्रेट लाइन में, सीधी सीधी मोशन करता है, सीधा सीधा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंसेक्ट दैट इमिट्स लाइट, मतलब एक ऐसे कीड़े का नाम बताओ जिससे लाइट जलता है, जो प्रकाश देता है, तो क्या होगा। देखो यहाँ पे बोर्ड में मैंने लिखा हुआ है, क्या है इसका आंसर, फायर फ्लाइज, फायर फ्लाइज, फायर मतलब आग, आग मतलब उजाला, है ना, जो उजाला दे, फायर फ्लाइज, फ्लाई मतलब उड़ने वाला, है ना। तो फायर फ्लाइज जिसको बोलते हैं जुगनू, देखे हो जुगनू को, रात में जितने अंधेरे में जाओगे गाँव वाँव में देखोगे आप, तो कैसे एकदम लाइट जलता है, कितना सुंदर दिखता है उसको देखने में, है ना। तो क्या होगा इसका आंसर, फायर फ्लाइज, जिसको बोलते हैं हिंदी में जुगनू, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे पहचानोगे, सबसे पहले तो इंसेक्ट से पहचानोगे, मतलब कोई कीड़े का बात कर रहा है जिसमें लाइट होता है, तो कौन सा है, फायर फ्लाइज, जिसको हिंदी में बोलते हैं जुगनू, बोलो। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ सरफेस इज नेसेसरी फॉर द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सरफेस मतलब होता है सतह, कि कैसा सतह जरूरी है, नेसेसरी मतलब जरूरी, कैसा सतह जरूरी है रिफ्लेक्शन के लिए। अब यहाँ पे देखो रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, जैसे किसी का भी प्रकाश, सूर्य का प्रकाश या किसी पे भी पड़ रहा है ना, जैसे कि आप एक वो करे हो, आईने में जब हम अपने आप को देखते हैं, आईने में मिरर में देखते हैं ना हम अपने आप को, है ना। अब कभी कभी क्या होता है, हम हमारे अधिकतर जैसे हमारे अलमीरा में ही मिरर लगा रहता है ना, आईना लगा रहता है ना हमारे अलमीरा में ही, अलमारी में लगा रहता है ना। तब क्या होता है, हम जैसे लाइट को चालू करते हैं, तो लाइट अगर उल्टे तरफ में लगा रहता है तो आईने में चमकता है ना वो, है ना, और उसका प्रकाश इधर उधर फैलता है ना, उसी को ही रिफ्लेक्शन बोलते हैं, है ना, उसी को ही क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब क्या है, जो मिरर है वो चिकना सतह है, चमकदार सतह है, जो मिरर है, जो आईना है वो, है ना, चमकदार है। सेम वैसे ही कभी आप नोटिस किए हो कि पानी में जब आप अपना चेहरा देखते हो तो आपका चेहरा दिखाई देता है, जैसे आप नदी में जा रहे हो, तालाब में जा रहे हो, तो आपका चेहरा दिखाई देता है ना, प्रकाश उस पानी में पड़ता है, और रिफ्लेक्शन के कारण ही हमारा चेहरा उसमें पानी में दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि उसको बस क्वेश्चन में एक चीज याद रखना, सरफेस, सरफेस मतलब होता है सतह, जो मैंने आंसर में भी लिखा है, तो उसका आंसर क्या होगा, कैसे सतह, शाइनी सरफेस, मतलब चमकदार सतह, मतलब जो सूर्य का जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो चमकदार सतह में जब टकराता है, चाहे वो ऐना हो, चाहे वो वाटर हो, है ना, चाहे वो मिरर हो, चाहे वो वाटर हो, ठीक है। अगर उसे टकराता है तो तभी वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, उसमें रिफ्लेक्शन होता है, आए समझ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शाइनी सरफेस, बोलो। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी टाइप ऑफ सिंपल मशीन आर देयर।
कितने टाइप के सिंपल मशीन होते हैं ये पूछा है। तो अब हमने पढ़ा हुआ है ना कितने टाइप के सिंपल मशीन होते हैं, 6 टाइप। कितने टाइप के, 6 टाइप के। कितने टाइप के सिंपल मशीन होते हैं, 6 टाइप के। याद है, लीवर, लीवर पढ़े थे, लीवर है, पूले है, वेज है, स्क्रू है, इंक्लाइन प्लेन है, और व्हील एंड एक्सेल है ना। इसका नाम लिखने नहीं पूछा है, वो बस बोला है कि कितने टाइप के होते हैं, तो आपको बताना है 6 टाइप के। ठीक है, 6 प्रकार के सिंपल मशीन के प्रकार है ना। ठीक है, लेकिन नाम भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं नाम को अभी आपको बोल के बताई। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो, जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो तो जब इसी के बगल में इतना मोटा मोटा ब्लैक कलर में लिखा है एनी टू, उसको देखना ही है हमेशा, ताकि आप ये तीनों क्वेश्चन में चूज कर पाओगे कौन सा आपको ज्यादा अच्छे से बनता है, कौन सा 2 क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से आप बना पाओगे और ज्यादा नंबर ला पाओगे, है ना। एनी टू क्यों बोलता है, क्योंकि ये तीनों में से कोई 2 आपको ऐसा आता होगा दोनों जो ज्यादा अच्छे से आप बना पाओगे, है ना। इसीलिए बहुत जरूरी है इसको पढ़ना, क्वेश्चन को। एनी टू का मतलब क्या है, इन तीनों में से कोई 2 को सॉल्व करना। चलो अब यहाँ पे आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। लिस्ट 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ वर्क डन बाय द हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब आपको एक एक एग्जाम्पल देना है किसका, हीट एनर्जी का, मैकेनिकल एनर्जी का एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। और ये मैं लिखा चुकी हूँ, फिर भी एक बार बता देती हूँ आपको। हीट एनर्जी, हीट एनर्जी मतलब जो गर्माहट वाला जो एनर्जी, हीट मतलब गर्म करने वाला, है ना। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, हॉट कप ऑफ टी, मतलब एक गर्म चाय का क्या है, एक गरम क्या है, एक कप चाय। ठीक है, एक गरम कप चाय। ठीक है, बोलते हैं ना एक कप चाय गरम वाला, बस वही इसका एग्जांपल है। हॉट मतलब गरम, कप का मतलब तो पता ही है, टी का मतलब भी पता है ना, वही बस लिखा है, हॉट कप ऑफ टी। हाँ, तो मैकेनिकल एनर्जी का एग्जांपल है एरोप्लेन। अब उसके बाद है थर्ड वाला इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एग्जांपल है बैटरीज। क्या हो जाएगा, बैटरी। ठीक है, देखो ना, रिमोट में बैटरी जब खत्म हो जाता है या कोई रिमोट काम करना बंद कर देता है, तब आप बैटरी चेंज करते हो तो फिर से चलने लगता है। सेम वैसी जो घड़ी घड़ी जो वॉल क्लॉक है, जो दीवार में लगाने वाला घड़ी है, उसमें भी बैटरी लगता है। जो हाथ में पहनते हो वॉच, उसमें भी बैटरी लगता है ना। तो वो किसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। किसका एग्जाम्पल है, हाँ, तो वो तीनों आंसर को मैं यहाँ लिख दी हूँ। हीट एनर्जी का एग्जाम्पल, मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी आर द सेम, वाई। अब हमको क्या बोला है, हमको पहले ही बता दिया कि वर्क और एनर्जी का यूनिट जो है सेम है। क्या है उसका यूनिट बताओ। हाँ, तो जूल है, लेकिन क्वेश्चन वो नहीं पूछा है, मैं आपको ऐसी पूछी, उसमें बोल दिया है कि दोनों का जो यूनिट है वो सेम है, तो जूल है दोनों का यूनिट। लेकिन पूछ रहा है क्यों, क्यों सेम है, ये पूछ रहा है। ठीक है क्वेश्चन, तब देखो इसका आंसर बोर्ड में लिखी हूँ मैं, आंसर नंबर 2 करके। द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स चेंज इन एनर्जी। मतलब अब यहाँ पे दोनों सेम है, क्यों, क्योंकि दोनों को रिलेशन है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ, है ना। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन मतलब जो काम हम करते हैं, है ना, जितना कि मैं कि जब हम खाना खाते हैं तब हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है ना। अगर हम खाना नहीं खा रहे थे, हमको भूख लगता है और हमको कोई भारी भरकम काम बोल दिया है बड़ा, कोई ये बड़ा सामान को उठा के एक जगह से दूसरे जगह में रखना है, तब हमको अगर भूख लगता है तो हमको कुछ काम फिर करने का मन नहीं करता, है ना। आपके पास उतना एनर्जी रहेगा ही नहीं कि आप उस काम को कर पाओ। ठीक है, तो उस काम को करने के लिए आपको एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बॉडी में एनर्जी होना, तभी आप काम को कर पाओगे। तो वही बस इतना ही इसमें बताना है ना। छोटा सा आंसर लिखाई हूँ इसका, इजी है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, नेम एनी 3 मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। मतलब मैन मेड मतलब इंसान के द्वारा बनाया गया, लाइट का सोर्स मतलब ऐसा कौन सा चीज है जिसमें से लाइट उजाला आ जाता है, बताओ कौन सा चीज है जिससे उजाला आ जाता है, जो आदमी द्वारा बनाया गया। अच्छा, आदमी द्वारा बनाया गया उसको तो छोड़ो, उसको वैसे मैं लिखा चुकी हूँ। नेचुरल, हमको नेचुरल कौन सा जिसको इंसान ने बनाया ही नहीं है और जिससे हमको लाइट मिलता है, बताओ क्या है। वेरी गुड, अब उसी को आपको ये बताना है कि जो मैन मेड है, जो इंसान के द्वारा बनाया गया है, वो क्या क्या है। हाँ, कैंडल, टॉर्च, और क्योंकि 3 एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल बोला है क्वेश्चन में, तो कैंडल, टॉर्च और तीसरा है बल्ब। इमरजेंसी वाला बल्ब रहता है ना,
या नॉर्मल बल्ब जो बिजली से चलता है, या ट्यूब लाइट जो रहता है हमारा, जो रॉड रहता है ट्यूब लाइट वाला, है ना, वो सबसे तो वो हमारे को हमको उजाला मिलता है ना। हाँ, और अपने मन से लैंप भी लिख सकते हो, ऑयल लैंप, जो चिमनी रहता है ना, गांव में जाओ तो कैसे चिमनी चलाते हैं, देखे हो गांव में, मिट्टी तेल वाले को डाल के बनाए रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, पेट्रोल या मिट्टी तेल रहता है ना, उसमें कैसे उन लोग जलाते हैं, बाती डाल के। तो उसको भी लिख सकते हो आप लैंप करके, है ना, अपने दिमाग से। ठीक है, चलो अब इसको अच्छे से समझना। देखो क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, एनी टू, इसमें भी कोई दो बनाने बोला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज, दो नाम यूज हुआ है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, अलग है एक दूसरे से, एक है अम्ब्रा और दूसरा क्या है, पेनम्ब्रा। ठीक है, अब ये दोनों क्या है मैं आपको समझाती हूँ, इसका आंसर भी मैं यहाँ पे लिखी हूँ। ठीक है, तो इसको मैं जूम कर दूंगी अभी, तो आपको और चीज समझ में आएगा। अभी सुन लो, अम्ब्रा का पहला लिखी हूँ मैं, अम्ब्रा इज द डार्क पार्ट ऑफ शेडो। शेडो मतलब हमारा परछाई। ठीक है, तो परछाई भी ऐसा नहीं रहता कि पूरा डार्क रहता है ना, मतलब पूरा गाढ़ा काले कलर का रहता है, ऐसा नहीं है। परछाई दो प्रकार का होता है, एक काला अंदर की तरफ और ज्यादा काला रहता है बीच वाले एरिया में, और बाहर तरफ हल्का सा कम काला रहता है। ठीक है, तो अम्ब्रा मतलब क्या है, जो हमारा परछाई है वो ज्यादा डार्क रहता है, उसको अम्ब्रा बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसका उल्टा क्या होगा, पेन अम्ब्रा, तो उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पेन अम्ब्रा इज द लेस डार्क। मतलब बस इतना याद रखो, द डार्क अम्ब्रा होगा, डार्क पार्ट मतलब बहुत ज्यादा डार्क काला, वो शेडो होगा अम्ब्रा का। पिन अम्ब्रा का क्या होगा, लेस डार्क मतलब कम काला। ठीक है, शेडो ये सब परछाई से रिलेटेड है ना। हाँ, अब देखो दूसरे नंबर में मैंने अम्ब्रा में क्या लिखा, इट इज सेंटर पार्ट ऑफ अ शेडो। सेंटर पार्ट मतलब वो बीच का पार्ट है, एकदम बीच में रहता है। परछाई को जब आप देखोगे, तो जब आप खड़े हो जाओगे लाइट के सामने, देखना इसके अपोजिट में, है ना, आंगन में अगर लाइट जल रहा होगा वहां जाके खड़े हो जाओगे और आपका परछाई बनेगा, तो अब आप देखना अपने परछाई को, फिर बीच वाला जो एरिया है वो ज्यादा काला दिखाई देगा, है ना, और आपका अगल बगल का जो थोड़ा एरिया जो परछाई है वो कम काला दिखाई देगा। ठीक है, तो उसी को बोल रहा है, जो अम्ब्रा किसको बोलते हैं, जो बीच वाला एरिया रहता है जो ज्यादा काला है ना, उसी को बोलेंगे। तो सेंटर पार्ट, सेंटर पार्ट ऑफ शेडो, और उसी का उल्टा हो जाएगा पीनम्ब्रा। पीनम्ब्रा इट इज द आउटर पार्ट ऑफ शेडो, मतलब बाहर बाहर का एरिया है पीनम्ब्रा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थर्ड नंबर में मैंने क्या लिखा, लाइट कैन नॉट रीच अम्ब्रा, मतलब रीच मतलब पहुंचना, लाइट जो है इसके तक का नहीं पहुंच सकता, लाइट जो है वो अम्ब्रा तक का नहीं पहुंच सकता। ठीक है, और इसी का उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइट कैन रीच पिनम्ब्रा, मतलब लाइट जो है वो पिनम्ब्रा तक पहुंच सकता है। अगर एक चीज को तीनों को याद कर लोगे ना, पिनम्ब्रा या अम्ब्रा का, तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका उल्टा लिखना है आपको, बस आया समझ में। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, डिफाइन। डिफाइन के बाद ए और बी दे दिया है, मतलब दोनों को आपको बताना है ना। तो ए में क्या दिया है, एनर्जी, और दूसरा में क्या दिया है, इंक्लाइंड प्लेन, है ना, दोनों को आपको समझाना है थोड़ा थोड़ा लिख के। ठीक है, तो देखो एनर्जी को कैसे बताओगे आप, इसका मैं यहाँ पे लिखी हूँ, ओपन करो अपना बुक को, चैप्टर नंबर 11, ये देखो ऐसी यही वाला पेज है, इसी में ये है आपका आंसर, पढ़ रही हूँ मैं, अब उसको समझना। तो जो एनर्जी डिफाइन करने बोला है, तो उसका आंसर क्या है, यही वाले चैप्टर में ये जो लास्ट लाइन दिख रहा है यहाँ से हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे, फूड प्रोवाइड एनर्जी, मतलब जो खाना है वो हमको एनर्जी देता है, ड्यू टू विच द कैपेसिटी टू डू वर्क इंक्रीज, मतलब हमको अपना काम करने के लिए, काम को बढ़ाने के लिए, ज्यादा काम करने के लिए हमको क्या करता है, वो एनर्जी देता है। द एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी, मतलब काम करने की क्षमता को किससे जाना जाता है, एनर्जी से। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो जूल, द सेम एज वर्क, मतलब जो ऐसा यूनिट है किसका, एनर्जी का, वो जूल है, सेम किसके जैसे, वर्क के जैसे। मैंने भी बताया ना, वर्क का और एनर्जी का दोनों का ऐसा यूनिट सेम रहेगा, क्या रहेगा, जूल। चलो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन बी नंबर का क्या बोला है क्वेश्चन पेपर में, देखो इंक्लाइंड प्लेन, है ना, अब इसको डिफाइन करने बोला है, इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है ये बताने बोला है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वाला चैप्टर को निकालो, पेज नंबर देखो 157, पेज नंबर आपका 157 निकालो। अब यहाँ पे देखो इंक्लाइंड प्लेन बोला है ना, इंक्लाइंड प्लेन मतलब क्या होता है, देखना यहाँ पे इतना अच्छा डायग्राम बना हुआ है दो ट्रक का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले इसको समझते हैं, अ लिफ्टिंग स्ट्रेट, मतलब
अब देखो कौन सा ज्यादा आसान है, यहाँ पे तीन तीन लोग मिल के, तीन आदमी लोग इतना भारी सामान को उठा के ले दे के ट्रक में वो कर रहे हैं, भर रहे हैं, है ना। और मान लो कहीं एक का भी बैलेंस बिगड़ गया और वो छोड़ डाला ज्यादा वजन है करके, तो दो लोगों को कितना जोर का लग जाएगा वहां पे, है ना, हो सकता है। अब कपड़ा वपड़ा है उसमें तब तो चलो कुछ नहीं होगा, अब मान लो उसमें लोहे लक्कड़ का कुछ चीज होगा, चाकू वाकू कुछ होगा, कहीं पड़ गया गलती से, कील वील होगा, पैर में पड़ गया, तो कितना ज्यादा नुकसान हो जाएगा उनके बॉडी को, है ना। तो ज्यादा क्या आसान है, ऐसे सामान को ना रख के, देखो यहाँ पे इसके जस्ट बगल वाले में ट्रक का जो ड्राइंग बना हुआ है एक गाड़ी में, उसमें क्या करे, एक पाटा जैसे को ऐसे करके टिका दिया है, और मस्त से आराम से उसको क्या कर रहा है, धीरे धीरे लुढ़काते हुए ऊपर चढ़ा रहा है। तो यही जो दिमाग है, यही जो बनाया है पाटे को ऐसे आड़ा करा है, इसी को ही क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंक्लाइंड प्लेन, क्या बोलते हैं इसी को। हाँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वैसी है, यहाँ पे भी वैसी है। अब सीधा सीधा कोई पहाड़ चढ़ेगा, देखो यहाँ पे डायग्राम को बुक में पहाड़ वाले को, अब सीधा सीधा कोई पहाड़ चढ़ेगा, हिल में चढ़ेगा, तो डायरेक्ट कैसे चढ़ पाएगा क्या, उसका तो हालत खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनाया है, ऐसे गोल 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 रास्ता बना दिया गया है, ताकि वो धीरे से आराम से ऐसे गोल गोल घूमते हुए चढ़ सके। तो ये भी एक इंक्लाइंड प्लेन का क्या है, एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे सेम देखो, जैसे आप कोई भी हॉस्पिटल में जाते हो, देखे हो कभी हॉस्पिटल में क्या होता है, ये जो इसमें बैठा के जो चेयर जो रहता है उसमें बैठा के उन लोग क्या करते हैं, लेके जाते हैं ना हॉस्पिटल में, देखे होगे। और रेलवे स्टेशन में भी देखना, रेलवे स्टेशन में भी ना सामान वामान को ले जाने के लिए इसी टाइप का रास्ता बना रहता है। हाँ हाँ, व्हील चेयर जो रहता है ना, व्हील चेयर, है ना, उसी में हॉस्पिटल में देखोगे तो व्हील चेयर में लेके जाते हैं। वैसे ही इसमें भी रहता है आपका ट्रेन व्रेन में, रेलवे स्टेशन में, है ना। तो यहाँ पे वही है, इसका मतलब क्या है, इंक्लाइन प्लेन। एंड इंक्लाइन प्लेन इज अ स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ प्लेन प्लैंक, मतलब वो बहुत मजबूत रहता है और एकदम उबड़ खाबड़ नहीं रहता है, एकदम बराबर प्लेन रहता है, ठीक है। विच इज प्लेस्ड मेकिंग एन एंगल, अब उसको देखो कैसे इसको आड़ा रखे हैं, तो कोई एक एंगल जैसा बना रहे हैं ना, कोई एंगल बन रहा है टाइप का, विथ द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब आड़ा लाइन टाइप का दिख रहा है, देखो आड़ा लाइन बन गया ना, यहाँ पे सीधा लाइन नहीं आड़ा लाइन है, तो इसी को ही क्या बोलते हैं, इंक्लाइन प्लेन, क्या बोलते हैं इसको, इंक्लाइन प्लेन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज को और यहाँ पे टिक कर लो, हैवियर ऑब्जेक्ट, ये देखो हैवियर ऑब्जेक्ट लिखा है ना, उसको भी यहाँ पे लिख लेना, हैवियर ऑब्जेक्ट विच आर डिफिकल्ट टू बी लिफ्टेड, मतलब बहुत भारी सामान को ऊपर पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, कैन बी इजिली रेज्ड यूजिंग एन इंक्लाइन प्लेन, तो उसको आराम से इंक्लाइन प्लेन की सहायता से ऊपर पहुंचा सकते हैं। दिखाओ अपना वो, उसी पेज को निकालो, ट्रक वाला जो पेज है उसी को देखो। अब यहाँ पे क्या बोला है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर, तो फोर्स और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन है ये बोला है ना। तो इसका आंसर भी मैं यहाँ पे क्या लिखी हूँ, बोर्ड में लिखा हुआ है, बोर्ड में लिखा है, प्रेशर इज अ मेजर ऑफ हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग अपॉन अ एरिया, प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द इक्वेशन, ये इक्वेशन याद रखना है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई, अच्छा ये प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, है ना। मतलब प्रेशर अगर हम बढ़ाते हैं तो फोर्स भी बढ़ता है, याद है इसको मैं एक बार और पढ़ाई थी आपको, प्रेशर बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा, प्रेशर को कम करेंगे तो फोर्स भी कम होगा, ठीक है। जैसा प्रेशर में फर्क पड़ेगा सेम वैसी फोर्स में भी फर्क पड़ेगा। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 5, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एनी टू, याद रखना एनी टू कोई दो लिखना है। पहला क्वेश्चन है, लिस्ट 5 ऑब्जेक्ट विच चेंजेस शेप व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन देम, मतलब कोई ऐसा 5 हमको सामान का नाम लिखना है जो अपना क्या करता है, बल लगाने में, फोर्स लगाने में अपना जो शेप है उसको चेंज करता है। याद करो लिखाई थी मैं इसको, बलून, याद करो बलून को फोर्स लगाएंगे तो अपना शेप को चेंज कर लेता है ना। और क्या था, स्प्रिंग, स्प्रिंग था, याद करो स्प्रिंग, स्प्रिंग में भी जब हम फोर्स लगाते हैं तो, हाँ क्ले था, हाँ स्लाइम था, हम्म, हाँ स्पंज था, वेरी गुड, ठीक है। तो ये सारी चीजें, यही इसका आंसर होगा, है ना। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, याद करो इसको भी मैं पढ़ाई हूँ, आपको कॉपी में लिखा होगा आपके, देखना यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में क्या है देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन,
ठीक है, मतलब सेम समय में सेम इंटरवल में क्या होता है, वो ट्रेवल करता है। जैसे कि एग्जांपल इसका एरोप्लेन आपकी कॉपी में लिखा है, देखना उसको अच्छे से। ठीक है, बीच से लाइन खींच के दो अलग अलग डिब्बा बनवाई थी और दोनों में लिखवाई थी, एग्जाम्पल भी लिखवाई थी एरोप्लेन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस रहता है और इक्वल ट्रेवल रहता है, मतलब इक्वल इंटरवल रहता है। ठीक है, तो इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time then it is called non uniform motion। तो वो हो जाएगा कार। मतलब समझ लो एरोप्लेन एक बार सीधा बैठ गए आप तो डायरेक्ट वो सेम मोशन में आराम से सेम इंटरवल में आराम से तुमको पहुंचा देगा एरोप्लेन। ठीक है, लेकिन कार में कभी तेज स्पीड से चलेगा, कभी कम स्पीड से चलेगा, फिर रुकेगा, फिर चलेगा, है ना। तो इस टाइप से अगर हो रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को अनइक्वल डिस्टेंस, मतलब उसका जो दूरी है वो बराबर नहीं है लेकिन इंटरवल जो है वो सेम है। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा कार। इसको लिखाई हूँ आपके कॉपी में। हाँ, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूट द वर्क डन इफ अ 5 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू मूव अ टेबल बाय 2 मीटर। इसको भी मैं लिखाई हूँ, ये मैथ जैसे सॉल्व होगा। 5 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 5 2 से 10, तो 10 न्यूटन मीटर, जिसको जू। अब इसमें देखो, इसमें थोड़ा समझ लेते हैं। सोलार इक्लिप्स मतलब क्या था, सूर्य ग्रहण। ल्यूनर इक्लिप्स मतलब क्या था, चंद्र ग्रहण। ठीक है, तो अब यहाँ पे ल्यूनर इक्लिप्स को हम पहले पढ़े थे, जिसमें क्या होता है, एक तरफ सन रहता है और एक तरफ मून रहता है और बीच में अर्थ आ जाता है, दोनों के बीच में अर्थ आ जाता है। तो सूर्य का प्रकाश, जो प्रकाश, सूर्य का काम तो प्रकाश देना है, तब वो प्रकाश जब देते रहता है। पेज को मत करो तनु, चुपचाप सुनो, अच्छे से बैठो शांति से, चुपचाप सुनो इधर। तब क्या होता है, सन जो है वो प्रकाश देने का काम है उसका, लाइट देने का। तो जब वो अपना सनलाइट को देते रहता है बढ़िया, तब क्या होता है, बीच में अर्थ आ जाता है और वो प्रकाश को रोक देता है ना। तो जिससे चांद जो है वो क्या हो जाता है, पूरा काला हो जाता है। तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण। और इसी को एकदम इजी वे में लिखना था आपको, है ना, इजी वे में बताई थी ना कैसे लिखना है। तो उसी को ही क्या बोलते हैं, फुल मून नाइट या फुल मून लाइट जिसको बोलते हैं, और क्या नाम से जानते हैं, पूर्णिमा। ठीक है, अब सेम वैसे ही सोलार इक्लिप्स रहेगा, मतलब सूर्य ग्रहण। अब उसमें क्या होता है, सन रहेगा और इसका थोड़ा उल्टा हो जाता है, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है ना। अब फिर सेम वही काम कि सूरज का काम तो प्रकाश देना है, लेकिन क्या हो जाता है, बीच में मून आ जाता है। तो मून मून क्या करता है, सूर्य का प्रकाश को रोक देता है ना, जिससे कि पृथ्वी में क्या हो जाता है, पृथ्वी तक वो सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, जिससे रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाता है, वो उधर काला हो जाता है सूर्य ही, है ना। तो इसी को ही क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं, उसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, अमावस्या, है ना, नो मून, जिसको क्या बोलते हैं, नो मून। और उसको क्या बोलेंगे, अमावस्या। ठीक है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अ हैवी बॉक्स इज रिक्वायर्ड टू बी रेज टू द टेरेस ऑफ अ हाउस। मतलब एक बहुत बड़ा, बहुत वजन डिब्बा है, बॉक्स है, उसको ऊपर पहुंचाना है, टेरेस मतलब कहाँ, छत में पहुंचाना है, घर के छत में। तो क्या करना पड़ेगा, देखो ए नंबर में क्या लिखा है, ए में कैन यू यूज, ए में क्या लिखा है देखो, कैन यू यूज अ रोलर, पुले या इंक्लाइंड प्लेन। आप क्या यूज करोगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुले। आप क्या यूज करोगे, पुले। पुले में क्या है, डायरेक्ट खींचने वाला रहता है ना, पुल करना मतलब खींचना, टिक करना है, पुले को टिक करो, सही आंसर हो जाएगा पुले। पुले की सहायता से क्या होता है, बहुत ऊपर ऊपर तक आप सामान को पहुंचा सकते हो। ठीक है, पुले मतलब होता है खींच के सामान को पहुंचाना। अब यहाँ पे देखो बी वाले में क्या लिखा है, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू दिस टास्क। मतलब ये वाला टास्क को, ये वाला काम को करने के लिए, कौन सा काम, बहुत हैवी बॉक्स को घर के छत में पहुंचाने का काम, उसको करने के लिए कौन सा एनर्जी चाहिए। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, कौन सा एनर्जी, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी पूछा है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि इसमें बॉडी पूरा मूवमेंट कर रहा है ना, बॉडी का काम हो रहा है यहाँ पे, याद करो। एनिमल जब रन करता है या चिड़िया उड़ती है तो सब में मोशन होता है, मैकेनिकल एनर्जी यूज होता है ना।